अच्छा मेरा बेटा, जो हम लोग हमारे कूलम्स लॉ का हिसाब किताब लेके चल रहे हैं और चीजें पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास जो हमने, जिसे कहना चाहिए, अपने क्वेश्चंस करना सीखे, उसमें डायरेक्शन वगैरह निकालना सीखी। हम मजीद एक सवाल करते हैं और उसके अंदर से हम मजीद जो है ना वो देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास काम आता है। अच्छा, ये सब चीज जो मैं आपको पहले से अभी करा रहा हूँ ना, इसका फायदा अभी आपको नजर आएगा जब हम कल की क्लास में टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आज की क्लास में सॉल्व करा रहा हूं, आपने कोशिश करनी है कि इन सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट 5 दफा करके बैठो, तब जाके, क्योंकि जो टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए होते हैं ना, वो मतलब लेवल 2 क्वेश्चंस है। लेवल 2 मतलब एक स्टेप आगे के क्वेश्चन है। अगर ये लेवल 1 है तो वो लेवल 2 पर होंगे। वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपकी बेसिक्स सारी क्लियर होंगी, जो हमने क्लास में डिस्कस की हुई होंगी। और उसके लिए वो वाली क्लास सहना या कैरी करना मुश्किल हो जाएगा जिसकी जिसकी ये बेसिक्स क्लियर नहीं होगी। तो बेसिक्स क्लियर करो आप। ये लेक्चर आप दोबारा सुनो भले, या कुछ भी करो, किताब पढ़ो, जो दिल करता है करो, लेकिन अपनी बेसिक्स बिल्कुल क्लियर रखो। लेक्चर के अंदर जो चीज डिस्कस होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या डिस्कस हुआ है। अच्छा बेटे, अब हमारे पास जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो है ना वो, मिसाल के तौर पे लेट से कि हमारे पास कोई एक ऐसे कर लेते हैं कि हमारे पास एक कोई स्क्वायर है इस तरह का, ठीक है। इस तरह के भी हमारे क्वेश्चन आएंगे। और हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो जनाबे वाला, ये जो एक स्क्वायर दिया हुआ है, और इस स्क्वायर के अंदर यहाँ पे एक चार्ज है, एक चार्ज हमारे पास यहाँ पे है, एक चार्ज हमारे पास यहाँ पे, ये हमें स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। जो चार्जेस हमारे पास मौजूद है ना मेरे बेटे, एक उसमें से है ऐसे -3 कूलम का चार्ज, एक मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास है ऐसे 1 कूलम का चार्ज, और एक मेरा बेटा हमारे पास है यहाँ पे 6 कूलम का चार्ज। इसको कह देते हैं ये Q1 है, इसे कह देते हैं ये Q2 है, इसे कह देता हूँ ये क्या है हमारे पास Q3 है, ठीक है भाई साहब। करना हमने क्या है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है भाई साहब, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2। चार्ज नंबर 2 पे जो नेट फोर्स है ना वो आपने निकालनी है। नेट फोर्स मतलब F2 आपने मालूम करना है। अब हमें हमारा बेसिक सुपरपोजिशन थ्योरम तो पता है, वो क्या कहता है कि F2 बराबर है F12 प्लस F32 के, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय 1/2 प्लस फोर्स अप्लाइड बाय 3/2। ये हम बात जानते हैं अच्छी तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन किस किस की निकालनी है? वो ताकत, अच्छा इससे पहले यार मुझे याद आ गया कि ये स्क्वायर है, तो मेरे बेटे स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स बराबर होती हैं। आपको इसने कह दिया कि भाई ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की जो लेंथ है ये अपने पास है 0.3 मीटर की। तो इसने बता दिया स्क्वायर की लेंथ 0.3 मीटर है, इसका मतलब सारी साइड्स की लंबाई इतनी ही होगी। अब वो दोबारा से पूछने की या बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, आपको डायरेक्शन निकालनी है। अगर अभी तक किसी का डायरेक्शन का मसला है, मैं फिर बता रहा हूँ, फिर समझ लो। देखो, डायरेक्शन हमेशा निकाली जाती है उस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगा रहा होता है। अगर मैं Q1 और Q2 की बात करूं, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है। देखो, अगर देखा जाएगा तो Q1 Q2 पे भी फोर्स लगा रहा है और Q1 Q3 पे भी फोर्स लगा रहा है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है नेट फोर्स ऑन चार्ज 2, तो मैं सिर्फ वो फोर्सेस देखूंगा जो चार्ज 2 पे लग रही हैं। चार्ज 2 पे एक Q1 लगा रहा है, एक Q3 लगा रहा है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो Q1 पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, यानी कि जो आपका चार्ज नंबर 2 है उसकी डायरेक्शन फोर्स की होगी इस तरह से। क्यों भाई? क्योंकि वो चाहेगा इसको रिपेल करना, सिंपल सी बात हो गई, रिपेल करना चाहेगा। अच्छा, अब हमारे पास जो Q1 है, जो, एक मिनट, अब हमारे पास जो Q3 है वो कैसा है मेरा बेटा? नेगेटिव है, सही है। और Q2 कैसा है? पॉजिटिव है। तो Q3 जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसे अट्रैक्ट करे। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो भाई ये डायरेक्शन हो गई Q3 जो फोर्स लगा रहा है उसकी। ये चीज अगर आपको समझ में आती है तो भाई इसका मतलब ठीक हो गया। ये आपके पास क्या है, ये किसका डायरेक्शन आपने निकाला है? ये आपने डायरेक्शन निकाला है F12 का, फोर्स अप्लाइड बाय 1/2। ये आपने डायरेक्शन किसका निकाला है? ये आपने डायरेक्शन निकाला है जनाबे वाला
3 2 का फोर्स अप्लाइड बाय 3/2 किसके लिहाज से निकाला है? जो फोर्सेस लगा रहे हैं उनके लिहाज से निकाला है। हमें नजर आ रहा है यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, वाज़ेह तौर पे दिख रहा है एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर की जितनी भी साइड्स होती है उनका एंगल कितना होता है, कॉर्नर का एंगल अपने पास 90 डिग्री होता है, ये बात हमें पता है। अब क्या करना है भाई, अब कुछ नहीं करना है, F12 निकालना है। F12 निकालने के लिए वही काम करेंगे कि अब तो समझ में आ जाना चाहिए यार, कि साथ में आ गया Q1 और Q1 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6 कूलम दिया हुआ है, और दूसरा क्या है 1 दिया हुआ है, अपॉन में R स्क्वायर। जाहिर है भाई दोनों जो है वो स्क्वायर की साइड के अंदर है, किनारे पर है ना, एक किनारे पे एक दूसरे किनारे पर है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। 0.3 का मतलब हो गया 3 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको उठा के, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास F12 विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 6, होल डिवीजन में आ गया मेरे बेटे 9 × 10⁻²। जो जो मर रहा है उसे मार दीजिए, क्या बनता है ये 6 × 10⁻11 न्यूटन आपके पास क्या आ गया, ये F12 आ गया। इसी तरह अब अगर मुझे क्या करना है, अब अगर मुझे इसी तरीके से F13 मालूम करना है, तो अगर आप देखोगे जो आपका F13 है, जो आपका F13 है, वो अगर आपको मालूम करना है, सेम कॉन्सेप्ट है, क्या बन जाएगा जनाब 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय Q1 कितना है 1 और Q3 कितना है 3, साइन हम वैसे भी नहीं लगाते, जाहिर है स्क्वायर की सारी साइड्स एक बराबर होती है, तो ये भी हो गया 3 × 10⁻−1, साथ में आ गया होल स्क्वायर, ठीक है 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 3, अपॉन में आ गया जनाबे वाला 9 × 10⁻−2, जो मर रहा है मार दो, क्या बनता है यहाँ पे आपके पास आ रहा है 3 × 10⁻11 आ रहा है, मसला ही हल हो गया हमारे पास। अब क्या करना है भाईजान, अब देख लो आपके पास F12 भी आ गया, F13 भी आ गया, इन दोनों के दरमियान का एंगल कितना आ रहा है, दोनों के दरमियान का एंगल आपके पास आ रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले केस के अंदर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, वो रिड्यूस होकर क्या बन जाता है R = √a² + b², यही बन जाता है हमारे पास। जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास जो a है, a की जगह पे आ जाएगा F12 कितना हो गया आपके पास 6 × 10⁻11 पर आ गया स्क्वायर, साथ में क्या आ गया, साथ में आ गया F13 नहीं है, इसको हम F32 कहा हुआ है यहाँ पे, एक मिनट इसको मैं लिख दूं यहाँ पे F32, ताकि जो है ना वो बाद में कंफ्यूजन ना हो हमारे पास, ये है F32 है, ठीक है, वैसे आपको समझ तो आ ही रहा है लेकिन स्टिल F32 है ये, फोर्स अप्लाइड बाय 3 ऑन चार्ज 2, ठीक है। अब अगर मैं इसको F32 को वैल्यू को यहाँ पे लाके पुट करूंगा इसके अंदर, तो ये बन जाएगी जनाब हमारे पास, ये वैल्यू हमने भी कितनी निकाली थी 3 × 10⁻11 न्यूटन, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी मेरे बच्चे, ये आ गया ऊपर हमारे पास, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है, और ये रिजल्टेंट बेसिकली है क्या, जो नेट फोर्स लग रही है, और ये नेट फोर्स किस पे लग रही है, जो चार्ज नंबर 2 पे हम निकाल रहे थे, तो F2 विल बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो गया 36 मल्टीप्लाई बाय ये 10⁻11 है, तो 10⁻11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 10⁻11 का स्क्वायर कितना हो गया भाईजान 22 हो गया। 10⁻22 को अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं तो 36 + 9 जो है वो आ गया, यानी कि ये हमारे पास कितना हो गया मेरे बेटे 45 हो गया। अब अगर इसको रूट से बाहर लाऊंगा, 10⁻22 रूट से बाहर आएगा तो 10⁻11 हो जाएगा। 45 का जो रूट है वो तकरीबन आपके पास कोई 6.8 के करीब आएगा, क्योंकि मुझे पता है 49 का रूट क्या होता है 7 होता है, तो 45 का जो रूट है वो आपके पास क्या होगा 6.7 होगा या 6.8 के करीब होगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, विच इज 6.8 × 10⁻11। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो मैं आपको अभी होमवर्क दूंगा ना क्विक मैथ्स के हवाले से करने के लिए, उसके बाद आपको ये सारी चीजें खुद ही करना आ जाएंगी, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, ब्ला 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 सब आ जाए। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। आंसर क्या आ रहा है भाई 6.8 × 10⁻11 न्यूटन हमारे पास नेट फोर्स है, जो किसके ऊपर लग रही है F2 के ऊपर लग रही है। तो भाई लिख लो यहाँ पे अपना आंसर, F2 नेट फोर्स कितनी आ रही है 6.8 × 10⁻11 न्यूटन। और आपको अब यहाँ पे एंगल भी चाहिए, क्योंकि जाहिर है डायरेक्शन भी चाहिए होता है ना, वेक्टर के बाद 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो, ऊपर आप सीख के आए, अगर दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है तो रिजल्ट का भी वही डायरेक्शन होगा, अगर दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ओपोजिट है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन बड़ी फोर्स वाला होगा। सीख कर है। अब यहाँ पे मुसीबत क्या है, यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन ही एंटी पैरेलल है। अब क्या करेंगे, अब बेटे आप लोगों ने वेक्टर्स के अंदर
एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, टेंजेंट थीटा इक्वल्स y अपॉन x वाला कॉन्सेप्ट, याद आ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट ये वाला, टेंजेंट थीटा इक्वल y अपॉन x वाला कॉन्सेप्ट आपने यकीनन ये निकालना सीखा होगा। हम इसी की मदद से ये वाला कॉन्सेप्ट निकालेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये जो फोर्स है ये कहां पर एक्ट कर रही हैगी। ठीक हो गया। तो जनाब अगर हमें ये चीज मालूम करनी है तो सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे टेंजेंट थीटा की हम वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा उठ के, ये आ गया इधर, टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू y अपॉन x, और y कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 पावर 11, f32 है 3 इंटू 10 पावर 11, ये आ गया 6 इंटू 10 पावर 11, ये और ये आपस में मर गया, 3 अपॉन 6 कितना हो गया 1/2 हो गया। आप बोलोगे थीटा विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2, ये डायरेक्शन है जिसके ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रही हैगी। ठीक है जनाबे वाला। और अगर आप इसकी डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहे हो तो इसकी डायरेक्शन भी मैं आपको यहाँ ड्रॉ करा देता हूँ, वो होगी हमारी बेसिक सी हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको यहाँ पे मुकम्मल करता हूँ तो जनाब ये लाइन क्यों बन रही है यहाँ पे, अगर मैं इसको मुकम्मल करता हूँ तो जनाबे वाला ये बनेगा। अब इसको अगर आपने बनाना है तो जनाबे वाला ये चीज सेम चीज को उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे, इसके अंदर उठ के मतलब Q2 के ऊपर ये जो येलो मैंने बनाया ना, इस डायरेक्शन में Q2 के ऊपर जो आपके पास फोर्स है ये बेसिकली एक्ट कर रही होगी। ठीक है मेरा बेटा। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, मैंने अभी किया क्या है एक्चुअल में यहाँ पे, मैंने आपके पास किया क्या है, मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल वाला भी आपको मैंने चीज सॉल्व करा दी ताकि आपको वो भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए कि हमारे पास होता किस तरह से ये वाला का। ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये चीज देखी कि आपके पास जब कभी भी 90 डिग्री बन रहा होगा एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, उस केस में कैसे करना है वो भी हमने देख लिया। ये बेसिकली फोर्स का डायरेक्शन होगा जो एक्ट कर रही होगी। वहां तो मैंने बनाया, ये बेसिकली फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट से आप यहाँ पे भी इसको बना करके चेक कर सकते हो या देख सकते हो। ये फोर्स है जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होगी Q2 के ऊपर। ठीक है। और ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल भी मैंने यहाँ पे निकाल रही है। और ये एंगल कहां से निकला है, ये एंगल यहाँ थीटा, ये निकला हुआ है थीटा, ये थीटा कहां से आया हुआ है, यकीनन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आया है। जो आपने अभी थीटा निकाला है ये आपका चार्ज 2 था यहाँ पे रखा हुआ, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और ये थीटा आपने अभी निकाल लिया, ये थीटा कितना आ रहा है 10 इनवर्स 1/2। सर क्या हम 10 इनवर्स 1/2 को आगे सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं बेटा 10 इनवर्स 1/2 क्योंकि परफेक्ट एंगल नहीं देता इसलिए वो आगे सॉल्व नहीं हो रहा होगा, यहीं पे आपका आंसर आ रहा होगा। एग्जामिनर जब भी इस समय क्वेश्चन देगा इसी तरह का आंसर, यहां तक मैं उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है मेरा बेटा। अब यहाँ पे देखो, अब आप लोगों के पास करने के लिए एक सवाल है, अभी तक हमने काफी सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, अब इसी से रिलेटेड हमारे पास जो है ना वो एक क्वेश्चन और है, देन हम आगे चलते हैं। ठीक है जरा देखो, अब आपने क्या करना है, साथ साथ ये आपने सवाल सॉल्व करना है। अच्छा हम दरमियान में इसको पॉज नहीं करेंगे, आप ही करोगे और मैं भी करता जाऊंगा साथ साथ। ठीक है। अब हमारे पास कहानी कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास जो है ना एक चार्ज है, ये हमारे पास एक और चार्ज है। ठीक है मेरा बेटा। और हमारे पास ये एक चार्ज रखा हुआ है 6 कूलम का, ये एक और चार्ज रखा हुआ है हमारे पास 6 कूलम का। ठीक है। और ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान में एन मिड में 1 कूलम का एक चार्ज रखा हुआ। ठीक है। और हमारे पास जो डिस्टेंसेस गिवन है ना, वो डिस्टेंसेस भी हमें गिवन है साफ साफ कि जनाब 0.3 मीटर का डिस्टेंस है बिटवीन दिस 1 कूलम चार्ज एंड दिस 6 कूलम चार्ज। सिमिलरली 0.3 मीटर का डिस्टेंस है अगेन बिटवीन दिस 1 कूलम चार्ज एंड दिस 6 कूलम चार्ज। ठीक है मेरा बेटा। अब आपसे सिंपल तरीन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने नेट फोर्स बतानी है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1, वो आपने बतानी है। ठीक है। ये है चार्ज नंबर 1, इस ये है आपका चार्ज नंबर 1, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। अब मेरा बेटा हम पहले से ये सब कर चुके हैं तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। अगर हम मैं डायरेक्शन की बात करूं तो भाई ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी कैसा है मेरे बेटे पॉजिटिव है। जो Q3 है वो बेसिकली Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ F31। सिमिलरली जो Q2 है वो भी Q1 को रिपेल करेगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। और ये हो जाएगा मेरा बेटा क्या, F21 फोर्स अप्लाइड बाय 2 ऑन 1, यानी कि एक बात तो तय होगी कि Q1 को दोनों रिपल्जन वाली फोर्सेस का सामना करना पड़ रहा हैगा। अगर मैं यहाँ पे F31 की बात करता हूं तो F31 निकालूंगा मैं 9 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय जो Q3 है वो अपना 6 कूलम है और दूसरा वाला अपना 1 कूलम है। समझना मेरा बेटा, अब हम कुछ और सीख रहे हैं यहाँ पे। और इनके दरमियान का डिस्टेंस 0.3 मीटर है तो 3 इंटू 10 पावर -1 हो जाएगा उसका
3 इंटू 10 पावर माइनस 1, ठीक है मेरा बेटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस का 2। 9 से 9 क्या हो गया, मर गया। क्या बनता है ये मेरे बेटे, ये बनता है 6 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन। सिमिलर पैटर्न पे जब आप F21 निकालोगे तो जनाब इसका भी वही वैल्यू आएगा, ठीक है मेरा बेटा। अब आप नोट करो और मुझे ये देख के बताओ कि आपको इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में जो एंगल नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है। जो F31 है और F21 है इनके दरमियान में आपको एंगल क्या नजर आ रहा है, क्या कहूंगा मैं यहाँ पे। अब तक तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, क्या मैं कह सकता हूं F21 एंड F31 दे बोथ आर ओपोजिटली डायरेक्टेड। अच्छा, दो चार लोगों को आंसर 0 डिग्री भी नजर आ रहा है मेरा बेटा। हाशमानीज जो है ना उनकी एक्सपर्टीज सबसे अच्छी होती है आई हॉस्पिटल के अंदर। वैसे तो सभी अच्छे हैं, कहीं से भी इलाज करा लो, लेकिन हाशमानीज बेस्ट है, उनके जो है ना वो आई स्पेशलिस्ट सबसे अच्छे होते हैं। तो जिसको 0 डिग्री नजर आ रहा है ना वहां जाके चेकअप कराओ अपना एक बार। बेटे वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है 180 डिग्री है, ओपोजिटली डायरेक्टेड है। एंगल कितना है, 180 डिग्री है। और 180 डिग्री के अंदर जब आप रिजल्टेंट निकालते हो तो वो कैसे आता है, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू होता है। अब यहां पे अगर आप नोट करोगे, अगर आप यहां पे नोट करोगे तो दोनों के पास जो आंसर आ रहा है वो एक बराबर है। 6 इंटू 10 पावर 11 माइनस का 6 इंटू 10 पावर 11 सेम टू सेम आ रहा है। यानी कि आपके पास यहां पे जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। रिजल्टेंट के 0 होने का मतलब क्या है कि आपके पास जो नेट फोर्स आ रही है चार्ज नंबर 1 पे वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। मेरा बेटा इस केस में हम कहेंगे चार्ज नंबर 1 जिस पॉइंट पे रखा है, चार्ज 1 जिस पॉइंट पर रखा है, चार्ज 1 जिस पॉइंट पर रखा है वो कहलाता है नल पॉइंट। क्या कहलाता है भाई साहब, वो कहलाता है नल पॉइंट। वो क्या कहलाता है, नल पॉइंट कहलाता है। नल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। वो पॉइंट जहां पे नेट फोर्स चार्ज पे एक्ट न करे, ऐसा पॉइंट क्या कहला रहा होता है आपके पास, नल पॉइंट कहला रहा होता हैगा। क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो भाई, नल पॉइंट के हवाले से हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना, अब उन क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक जरा पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। हमने इनको ना दो हिस्सों में स्प्लिट किया हुआ है। एक, आप नल पॉइंट ही मालूम करो, नल पॉइंट के ही क्वेश्चन अब आपको करा रहा हूं। नल पॉइंट के क्वेश्चन को दो हिस्सों में स्प्लिट किया हुआ है। व्हेन 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 आपके पास जो चार्जेस है ना वो लाइक चार्जेस है, ये इसको यहां माइनस कैसे करेंगे, जब आपके पास चार्जेस कैसे, व्हेन लाइक चार्जेस आर देयर, व्हेन जो फोर्स लगा रहे हैं ना वो लाइक चार्जेस है। लाइक मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। अब जरा मेरा बेटा यहाँ पे समझना, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बातें चलेंगी, जरा ना दिमाग के ढक्कन ऑन करके सुनना। देखो, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये चार्ज भी क्यू है, ये चार्ज भी क्यू है, ठीक है मेरा बेटा। अब लाइक चार्जेस के अंदर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लाइक चार्जेस क्या होते हैं, लाइक चार्जेस से मुराद है मेरा बेटा या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अनलाइक चार्जेस क्या होंगे भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। लाइक चार्जेस की आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है भाई साहब, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। जैसे अभी हमने ऊपर एक सवाल किया तो मैंने यहां पे बना दिया दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। अब गौर से देखना, आपके पास ये मेरा बेटा एक लाइन है जो कि चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। ये एक लाइन है जो क्या कर रही है, चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। और इस लाइन के अंदर ना कुछ आपके मतलब की जगहें हैं, वो समझो। ये जो पूरी जगह है ना मेरा बेटा, ये वाली जो पूरी जगह है, इस जगह को हम कहते हैं, इस जगह को हम कहते हैं स्पेस बिटवीन द चार्जेस। इसको हम क्या कहते हैं, समझना इसलिए जरूरी है ताकि जब आप किताब पढ़ो तो सब समझ में आ रहा हो। इसको हम कहेंगे स्पेस बिटवीन द चार्जेस। बिटवीन का मतलब सेंटर पॉइंट पे नहीं है, स्पेस बिटवीन द चार्जेस। सिमिलरली ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये भी उसी लाइन के ऊपर जगह है, लेकिन ये कहलाएगी ऑन आइदर साइड ऑफ द चार्जेस, ऑन आइदर साइड ऑफ द चार्ज। ये क्या कहलाएगी भाई,
ये कहलाएगी आइदर साइड ऑफ द चार्ज। आइदर इसलिए क्योंकि दो साइड है ना, तो दो में से कोई भी एक साइड हो सकती है, आइदर साइड, ठीक है, ये भी आइदर साइड में आएगा। तो आपके पास जो नल पॉइंट है ना भाई, ये अच्छे से समझ लेना, किताब में ये इस तरह लिखा नहीं मिलेगा जिस तरह मैं ये चीजें बना बनू के समझा रहा हूं। आपके पास ये जो चीज है ना, आपके पास नल पॉइंट आपके पास कहीं भी हो सकता है, बिटवीन द चार्ज भी हो सकता है, ऑन आइदर साइड ऑफ द चार्ज भी हो सकता है। पहली इंफॉर्मेशन तो ये ले लो अपने पास, null point can lie between the charges as well as null point can lie on either side of the charge। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, अब बिटवीन द चार्ज कब होगा मेरे बेटे? जब लाइक चार्जेस होंगे ना, लाइक चार्जेस दोनों सेम है, इसके केस में जो नल पॉइंट है ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा बिटवीन द चार्जेस। बिटवीन का मतलब नेसेसरीली मैंने सेंटर नहीं कहा, बिटवीन का मतलब ये येलो वाली लाइन, येलो वाली पट्टी पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा बिटवीन द चार्जेस, क्यों करेगा पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे अभी आपको। देखो नल पॉइंट है क्या, नल पॉइंट को आप डिफाइन कैसे कर रहे हो, व्हाट इज नल पॉइंट? मेरा बेटा नल पॉइंट से मुराद है ऐसा पॉइंट जहां पे आपके पास नेट फोर्स क्या हो रही है, जीरो हो रही है। फोर्स एक अदद है वेक्टर क्वांटिटी, और नेट फोर्स के जीरो करने के लिए आपके पास दो कंडीशन है। क्या पहली कंडीशन? कि जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम हो, साथ ही साथ डायरेक्शन कैसा हो भाई साहब, ऑपोजिट हो। देखो ऊपर जो मैंने आपको अभी एक सवाल सॉल्व कराया, जो मेरी बेस बना रहा है, ऊपर आपको ये दोनों कंडीशन फॉलो होती नजर आ रही है। F21 F31 दोनों का जो मैग्नीट्यूड आया था वो मैग्नीट्यूड कैसा था, सेम था। दोनों का जो डायरेक्शन था, गौर से देखिए, वो डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है। दोनों कंडीशन मेरे पास क्या हो रही है, जस्टिफाई हो रही है। आप जब भी चेक करोगे ना, आप पहली कंडीशन चेक करोगे कि क्या डायरेक्शन ऑपोजिट है या नहीं, फिर आप देखोगे मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं। अभी ये सारी बातें अच्छे से मतलब बताती जाएंगी, बस अपनी कंसंट्रेशन ना टूटने देना बीच में। पहले हम चेक करेंगे डायरेक्शन ऑपोजिट है या नहीं, फिर हम देखेंगे मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो फिर मैग्नीट्यूड सेम होने पर नल पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा, और अगर डायरेक्शन ही ऑपोजिट नहीं हो रहा तो मैग्नीट्यूड सेम करने का कोई जवाब वहां बनता नहीं, ठीक है। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, व्हेन लाइक चार्जेस आर प्रेजेंट। तो मेरा बेटा अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस है, यानी कि एक चार्ज ये पॉजिटिव है, एक चार्ज ये पॉजिटिव है, तो आप इनके दरमियान में किसी भी पॉइंट पे, आप इनके दरमियान में किसी भी पॉइंट पे क्या करोगे, अगर डायरेक्शन निकालोगे तो वो डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट आएगी। चेक करके देख लेते हैं। मान लो मैंने यहां पे एक कोई चार्ज रखा, सर कौन सा चार्ज, भले पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो ये Q1 है, ये मान लो Q2 है, इसको मैंने कह दिया थोड़ी देर के लिए Q3, ये समझाने के लिए। जो Q1 है वो क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, यानी कि Q1 इसे अपने पास से दूर भगाएगा। जो Q2 है वो भी इसे रिपेल करेगा, यानी कि वो भी इसे अपने पास से दूर भगाएगा। डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम कहां होगी वो एक अलग फट्टा है, उसको बाद में देखेंगे, पहले स्टेप वाइज चलो, पहले डायरेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करो। अच्छा अब देखो, अगर मिसाल के तौर पे दरमियान में कहीं नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो देख लो क्या होगा। जो Q1 है वो क्या करेगा, इसे अपने पास बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली जो Q2 है वो भी क्या करेगा, इसे अपने पास अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्शन फिर से क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। तो आपने अपनी कॉपियों में नोट करना है, बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट। तो मैग्नीट्यूड जिस पॉइंट पे सेम हो गया, नल पॉइंट वहां होगा। एंड इन द केस ऑफ सिमिलर चार्जेस नल पॉइंट ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन द चार्जेस। बिटवीन का मतलब मैंने सेंटर नहीं कहा, ये पॉइंट आप नोट कर लोगे, पहली चीज तो हो गई है। अब आता है बिटवीन द चार्जेस के हमारे जो केसेस बनते हैं ना, अगर मैं उन केसेस की तरफ जाऊं, यहां पे मैंने क्या लिखा है, यहां पे मैंने क्या बताया है, मैंने बताया कि बिटवीन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, बिटवीन टू सिमिलर, सिमिलर चार्जेस से मुराद मैग्नीट्यूड सेम होना नहीं है, सिमिलर चार्जेस से मुराद है दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस नल पॉइंट ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन द चार्जेस, एक फिनोमेना। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन is always opposite between the charges। ठीक है भाई साहब, ये दो बात ध्यान में रख लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा अब हमारे पास ना जो हमारे सिमिलर चार्जेस होती हैं ना, इनको भी हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं, या दो केसेस में स्प्लिट कर लेते हैं। देखो समझो, पहला केस या केस नंबर 1, अभी सिमिलर चार्जेस ही चल रहे हैं, ये है 6 कूलम, ये भी 6 कूलम है।
आपने अभी देखा ऊपर हमने सॉल्व किया, इसके अंदर अगर मैं कोई मिड पॉइंट पे देखता हूं तो मिड पॉइंट पे हमारा नल पॉइंट आ रहा था, मिड पॉइंट पे नल पॉइंट था, नल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था। मिड पॉइंट पे नल पॉइंट क्यों एग्जिस्ट कर रहा था भाईजान? मिड पॉइंट पे नल पॉइंट एग्जिस्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि जो आपकी डायरेक्शन है वो तो मिड, भाई डायरेक्शन तो बिटवीन में हर जगह ही ऑपोजिट है। मिड पॉइंट पे क्या था, मैग्नीट्यूड भी सेम हो रहा था, तो नल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था आपके पास। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझ लो। देखो मेरा बेटा, आपके पास जो फोर्स है वो किस किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है। देखो मेरे बेटे, जो आपकी फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल्स के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसे ही है। आपकी फोर्स डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन द चार्जेस के ऊपर, सिमिलरली फोर्स डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के ऊपर, फोर्स डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जब आप मिड पॉइंट के ऊपर, तो देखो मीडियम तो दोनों तरफ से एक ही जैसा है, अगर सीधे हाथ पे एयर है तो उल्टे हाथ पे भी एयर है। Q1 × Q2 का जो प्रोडक्ट है वो आप कहीं भी जाओगे सेम रहेगा, आर का फर्क पड़ता है सिर्फ। अब आप आर की बात करोगे ना मेरा बेटा, जब आप आर की बात करोगे, जब आप किसकी बात करोगे, डिस्टेंस की बात करोगे, जब आप डिस्टेंस की बात करोगे ना भाई साहब, डिस्टेंस की बात करोगे, तो जब आप मिड पे हो तो मिड पे दोनों तरफ से डिस्टेंस कैसा है, सेम है भाई। अगर अगर यहां पे डिस्टेंस आपके पास आर है तो यहां पे भी डिस्टेंस कितना है आपके पास, आर है। तो भाई जब सारी चीजें सेम हो गई तो अल्टीमेटली जो मिड पॉइंट पे जो भी चार्ज रखा है उसमें फोर्स भी कैसी लग रही होगी, सेम लग रही होगी। तो आपके पास नल पॉइंट एग्जिस्ट कहां करता है, जहां पे नेट फोर्स जीरो हो जाए। नेट फोर्स के जीरो होने की दो कंडीशन क्या थी, डायरेक्शन ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम। डायरेक्शन पहले ही आपने चेक कर लिया तो ऑपोजिट है, और मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यहां पे नल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो नल पॉइंट बिल्कुल मिड पर होगा, नल पॉइंट बिल्कुल मिड पर होगा। अच्छा, अब जरा दूसरा केस देखो। दूसरा केस क्या है मेरा बेटा, दूसरा केस हमारे पास है, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक 12 कूलम का चार्ज है और एक मेरे पास है मेरे बच्चे 3 कूलम का चार्ज। अब जरा यहां पे ना अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। एक है मेरे पास 12 कूलम का चार्ज, एक है मेरे पास 3 कूलम का चार्ज, ठीक है। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास है लेट से 0.6 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। मेरे पास दरमियान का डिस्टेंस कितना आ गया, 0.6 मीटर। अब मेरा पहला सवाल, क्या इन चार्जेस के दरमियान में कहीं नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल करेगा। देखो दरमियान में कहीं भी आपने डायरेक्शन निकालनी है, निकाल के चेक कर लो, ऑपोजिट है। क्यों, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। आप दरमियान में कहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो ये 3 वाला इसे रिपेल करेगा, 12 वाला भी रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन तो मुझे वैसे ही दिख रही है, कैसी है भैया, ऑपोजिट है। अब मुझे दूसरी कंडीशन फॉलो करानी है, मैग्नीट्यूड सेम। अब इसमें मिड पॉइंट पे नल पॉइंट नहीं होगा। अब मिड पॉइंट पे नल पॉइंट क्यों नहीं होगा वो समझो सर। देखो मेरा बेटा, मिड पॉइंट पे नल पॉइंट क्यों नहीं होगा, मिड पॉइंट पे जो आपका नल पॉइंट नहीं होगा ना मेरे बच्चे, उसको देखो आप, अगर आप देखते हो तो आपको ये नजर आएगा कि आपके पास जो फोर्स लग रही है, आपके पास जो फोर्स लग रही होगी, अब देखो जरा समझना यहां पे, मिसाल के तौर पे, अरे भैया तुम तो चल जाओ। देखो मिसाल के तौर पे यहां पे मैंने 1 कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है, मेरे बेटे गौर से समझना, 1 कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है। मैं थोड़ी देर के लिए मान के चल रहा हूं कि नल पॉइंट मिड पॉइंट पर ये है, होता नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मान लिया, अजम्पशन ले लिया। नल पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे मेरी नेट फोर्स जीरो होती है। नेट फोर्स जीरो करने के लिए पहली कंडीशन है डायरेक्शन ऑपोजिट, दूसरी कंडीशन है मैग्नीट्यूड सेम। तो अब देखो 1 कूलम का जो चार्ज है, इसको ये 12 कूलम का चार्ज रिपेल कर रहा है, और ये 3 कूलम वाला इस 1 कूलम को रिपेल कर रहा है, ये तो मुझे दिख रहा है। अब अगर मैं इसको कहता हूं ये F1 है, इसे मैं कहता हूं ये F2 है, तो मिड पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए नल पॉइंट के लिए। तो जब मैं F1 निकालता हूं, F1 के अंदर K और R स्क्वायर तो जो भी होगा वो तो सेम ही होगा, लेकिन जब आप Q1 × Q2 करोगे तो भाई 12 × 1 होगा, 12 × 1 कितना हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली जब आप F2 निकालोगे, यानी कि वो फोर्स जो 3 कूलम वाला एक पे लगा रहा है, उसके अंदर भी K और R स्क्वायर तो सेम ही होगा F1 वाला, लेकिन जब आप निकालोगे तो 3 × 1, क्योंकि 3 कूलम एक चार्ज, 1 कूलम से 3 1 सा क्या हो गया 3। क्या फोर्सेस सेम आ रही है, नहीं आ रही फोर्सेस सेम। जो बड़ा चार्ज है उसकी वाली फोर्स ज्यादा आ रही है, और छोटे वाले चार्ज की फोर्स क्या आ रही है, कम आ रही है। देखो पहले यही वाला पॉइंट अच्छे से समझ लो। मैंने कहा ना कि मिड पॉइंट पे नल पॉइंट नहीं होगा, तो मैं अभी मान के चला था कि मिड पॉइंट पे नल पॉइंट है, तो वो गलत क्यों हो रही है असम्पशन, क्योंकि मैग्नीट्यूड मेरा सेम मैच नहीं हो रहा। मैग्नीट्यूड मैच क्यों नहीं हो रहा, देखो
ये मेरा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट पे डायरेक्शन तो ऑपोजिट है। क्यों? मैंने 1 कूलम वाला चार्ज रखा और मुझे इस 1 कूलम वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। तो 12 कूलम वाला चार्ज इसे क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। 3 कूलम वाला भी क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। परफेक्ट हो गया, मुझे नजर आ रहा है, समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब अगर इसी पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम होगी, अगर मिड पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगी तो नल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर नहीं होगी तो फिर नल पॉइंट नहीं होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यूज करने की कोशिश करी। K अपॉन आर स्क्वायर मैंने नहीं लिखा, क्योंकि K दोनों के लिए, F1 F2 के लिए एक होगा, R भी दोनों के लिए एक है, क्योंकि मैंने मिड पॉइंट कंसीडर किया हुआ है। अभी जब मिड पॉइंट कंसीडर किया तो R तो सेम होगा, तो मैंने इसलिए उसकी वैल्यू नहीं लिखी। लेकिन जब मैं F1 के लिए Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट लूंगा तो 12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 12 आएगा। F2 के लिए 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है मेरा बेटा। अब सूरत हाल ये कि F1 का वैल्यू यहाँ पे मिड पॉइंट पे मेरे पास ज्यादा आ रहा है, नजर आ रहा है मुझे। F1 ग्रेटर आ रहा है और मेरे पास F2 कैसा आ रहा है? F2 मेरे पास लेसर आ रहा है। यानी कि मिड पॉइंट पे मेरा नल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड को सेम होना चाहिए। अब सवाल आता है कि भाई फिर नल पॉइंट कहां पे होगा? सर आपने तो कहा था बिटवीन द चार्जेस होगा, ये तो निकल नहीं रहा। मैंने कहा था बिटवीन द चार्जेस होगा, मैंने ये नहीं कहा था कि मिड पॉइंट पर ही होगा। अब जरा समझिएगा। अब मेरा बेटा हमारे पास दो रास्ते, एक कि हम छोटे चार्ज की तरफ जाएं, दूसरा कि हम बड़े चार्ज की तरफ जाएं। एक कि हम छोटे की तरफ जाएं, दूसरा हम बड़े की तरफ जाएं। अगर हम बड़े चार्ज की तरफ जाते हैं तो देखो नुकसान क्या हो रहा है। अगर हम बड़े चार्ज की तरफ जाते हैं, देखो बड़े चार्ज की तरफ जाने से क्या हो रहा है, समझना जरा। अगर आप बड़े चार्ज की तरफ जाते हो, मेरा बेटा देखो F और R स्क्वायर का रिलेशन हम पढ़ के आ चुके, कैसा इनवर्स है। जब आप बड़े चार्ज की तरफ जा रहे हो तो जो पॉइंट है उसका फासला बड़े चार्ज से कम हो रहा है, ऐसे ही है ना। देखो जब आप बड़े चार्ज की तरफ जा रहे हो तो जो बड़े चार्ज का फासला पॉइंट से कम हो रहा है, तो बड़े चार्ज की फोर्स मजीद क्या होगी? बढ़ जाएगी। देखो मिड पॉइंट पे आपका नल पॉइंट नहीं था, क्योंकि यहां पे आपके पास F1 ग्रेटर था F2 से, यानी कि बड़े चार्ज की फोर्स ज्यादा थी और छोटे चार्ज की फोर्स कम थी। जब आप इस पॉइंट को उठा के बड़े चार्ज की तरफ मूव करोगे तो पॉइंट का फासला बड़े चार्ज से कम हो रहा है। जब बड़े चार्ज से कम हो रहा है तो बड़े चार्ज की फोर्स और बढ़ेगी। एंड ऑन द अदर हैंड जो पॉइंट है वो छोटे चार्ज से दूर जा रहा है। जब छोटे चार्ज से दूर जा रहा है तो छोटे चार्ज से फासला बढ़ रहा है। तो छोटे चार्ज से फासला बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो रही है? छोटे चार्ज की कम हो रही है। छोटे चार्ज की फोर्स पहले ही कम थी, अब मजीद क्या होगी? कम होगी। तो दिस इज नॉट द केस। ऐसे तो मैग्नीट्यूड कभी सेम होगा ही नहीं। फिर क्या करें? आप यहां पे जाओ, छोटे चार्ज की तरफ जाओ। अब क्या होगा देखो, समझो, फिर समझो मेरे बेटे। जब आप छोटे चार्ज की तरफ जाओगे, जब आप छोटे चार्ज की तरफ जाते हो तो भाई कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जब आप छोटे चार्ज की तरफ जाओगे तो जो पॉइंट है उसका बड़े चार्ज से फासला क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। भाई जब आप देखो, अगर आप यहां जा रहे हो, अगर आप इधर जा रहे हो, छोटे चार्ज की तरफ जा रहे हो, अल्टीमेटली हो क्या रहा है मेरा बेटा? बड़े चार्ज से जो फासला है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट पे लगने वाली बड़े चार्ज की फोर्स क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। जबकि जो छोटे चार्ज से फासला है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसकी फोर्स क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। और हमें ये नजर आ रहा था कि बड़े चार्ज की फोर्स ज्यादा है और छोटे चार्ज की फोर्स कम है। जब हम छोटे चार्ज की तरफ मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये होगा कि बड़ी वाली फोर्स और छोटी वाली चोट आपस में क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। और ये वो पॉइंट होगा जहां पे हम कहेंगे कि हमारे पास ओवरऑल कहानी क्या हो गई है? मैच कर गई। तो अगर आपके पास दो सिमिलर चार्जेस होंगे, अगर आपके पास दो सिमिलर चार्जेस होंगे और उनकी मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है? अगर आपके पास दो सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। अगर आपके पास दो सिमिलर चार्जेस हैं और उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो अनइक्वल है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले अगर आपके पास दो सिमिलर चार्जेस हैं तो नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, नल पॉइंट विल एग्जिस्ट नियरर टू द स्मॉलर चार्ज, नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। क्योंकि नल पॉइंट का मतलब होता है नेट फोर्स का जीरो होना, और नेट फोर्स के जीरो होने के लिए डायरेक्शन ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान में, बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस,
जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ऑपोजिट होती है, बस मैग्नीट्यूड को सेम करने का गेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे ही नल पॉइंट होगा, अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो छोटे चार्ज की तरफ जाएंगे ताकि बड़े चार्ज से फासला बढ़ जाए और छोटे चार्ज से फासला कम हो जाए और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, मैच कर जाए। कहानी समझ में आ गई तो मैं ऊपर वाला सवाल सॉल्व कराऊंगा फिर। चलो मेरा बेटा, अब जो हमने सवाल किया था ना अब इस सवाल को हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सवाल हमारे पास क्या था, सवाल हमारे पास ये था कि जनाब मेरे पास एक 12 कूलम का चार्ज है, ठीक है, एक 12 कूलम का चार्ज है, एक मेरे पास है 3 कूलम का चार्ज, ठीक है, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास है 0.6 मीटर। सर हम ये बार बार 0.6 मीटर ही क्यों ले रहे हैं, दुनिया में और भी तो इतने सारे नंबर हैं बेटे, इसलिए कि इनको सॉल्व करना आसान है और ये मेरे अपने बनाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। जब आपको पास पेपर के क्वेश्चन अभी टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम में कराएंगे तो उसमें और वैल्यूज भी आ रही होंगी। पहला मकसद होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर किसी भी वैल्यू के क्वेश्चन से कर सकते हैं, प्रॉब्लम थोड़ी है, पहले समझ तो आए। अभी तक आपने अपने बोर्ड लेवल पर जो कुछ पढ़ा होगा आई एम डैम श्योर कि आपने इसकी झलक भी नहीं देखी होगी। तो पहले कॉन्सेप्ट ना जरा पहले अपने आप को फेमिलियर करते जाओ कि भाई हाँ ऐसा भी कुछ होता है मार्केट में, हाँ हो जाएगा, तो फिर वैल्यू चेंज करना वो मसला नहीं है, वो फिर मैथ्स है प्रॉब्लम वहां पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें नल पॉइंट निकालना है। आपने पहली नजर में देख लिया कि भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान में ही नल पॉइंट होगा। अब दरमियान में नल पॉइंट साथ आपने ये भी देख लिया कि भैया इसमें एक बड़ा चार्ज है एक छोटा चार्ज है, तो नल पॉइंट होगा छोटे चार्ज के करीब। पूरी कहानी मैंने ऊपर बताई हुई है, आपने मान लिया कि भाई ये मान लेते हैं हमारा नल पॉइंट है। अच्छा अगर आप नहीं भी मानोगे ना, नल पॉइंट खुद ही यहाँ करीब निकल के आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, नल पॉइंट खुद ही यहाँ निकल के आ जाएगा छोटे चार्ज के करीब, वो भी टेंशन नहीं है। अच्छा अब आपने क्या मान लिया भाई, आपने मान लिया भाई ये नल पॉइंट है। अब ये जो आपने नल पॉइंट माना हुआ है, अब अगर मैं इसकी यहाँ पे देखूं कि भाई इसकी यहाँ पे आपके पास क्या कहानी है यहाँ पे, तो मैंने मान लिया भाई इसका जो डिस्टेंस है ना वो मान लेते हैं 3 कूलम वाले चार्ज से कितना है, वाई है, मतलब 3 कूलम वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, वाई हो गया। और 12 कूलम वाले से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस है 0.6 मीटर। तो 0.6 में से अगर मैं y निकाल दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये 12 कूलम वाले से इसका डिस्टेंस। ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये वो पॉइंट है जो मेरे नजदीक नल पॉइंट है। नल पॉइंट कौन सा होता है, जहां पे फोर्सेस बैलेंस हो रही होती है, नेट फोर्स जीरो हो रही होती है, ठीक है। अच्छा जनाब अब अगर ये नल पॉइंट है 3 कूलम से y फासले पे और वहां से 0.6 माइनस y फासले से, ये 0.6 माइनस वाई कैसे है भाई, पूरा डिस्टेंस 0.6 था, उसने वाई निकाल दिया तो 0.6 माइनस वाई आ गया। अब मुझे पता है कि भाई नल पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑपोजिट है जो कि हमें पता है, और मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा है, सेम है। यानी कि ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, और यहाँ पे कोई 1 कूलम वाला चार्ज है जिसके ऊपर आपके पास फोर्सेस क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है, ठीक है मेरा बेटा। ये मैं कह देता हूँ ये Q3 वाला चार्ज है, ठीक है मेरे बच्चे। अब क्या सीन है, आपको ये पता है कि भाई इस पॉइंट पे जो F13 है और जो F23 है वो आपस में क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। F13 क्या है आपके पास, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज 1/3। सिमिलरली दूसरा क्या है वो F23 क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज 2/3, ठीक है भाई साहब। अब क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग, अब हम F13 का वैल्यू लिख देंगे। F13 का वैल्यू क्या है, K मल्टीप्लाई बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय Q3 डिवाइडेड बाय 1 और 3 के दरमियान का फासला कितना गिवन है, 0.6 माइनस वाई का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू F23। F23 क्या है भाई, KQ2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय Q2 और Q3 के दरमियान का फासला विच इज y, और ऊपर आ गया स्क्वायर। जो मर रहा है मार लो भाई, K से K निकल गया, यहाँ पे जो वैल्यूज अब पता है उनको पुट कर दो। Q1 कितना है 1, Q3 कितना है 12। सिमिलरली Q2 Q3 को नीचे ले आएंगे, Q2 कितना है 3, Q3 कितना है 1, और उसको वहां ले जाएंगे तो 0.6 माइनस वाई होल डिवाइड बाय वाई, और ऊपर आ गया मेरा बेटा क्या, स्क्वायर। 3 1 और 3 4 क्या हो गया, 12 हो गया। अब मेरा बेटा अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूं तो अंडर रूट 4 यहां आ गया, वहां पे भी रूट हो जाएगा तो 0.6 माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई, ये हो गया जनाबे वाला 2 विल बी इक्वल टू 0.6 माइनस का वाई होल डिवाइड बाय वाई। ये वाई वहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 2y प्लस वाई विल बी इक्वल टू 0.6, ठीक है। ये बन जाएगा 3y विल बी इक्वल टू 0.6 विच मींस y विल बी इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ रहा है 0.2 मीटर।
यानी कि मेरा बेटा वो पॉइंट, यानी कि मेरे बच्चे वो पॉइंट जो हाँ नल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज 0.2 मीटर फ्रॉम 3 कूलम चार्ज। और अगर पूछा जाए 12 कूलम से कितना है, तो भाई टोटल डिस्टेंस था 0.6, 0.6 में से 0.2 निकाल देंगे तो कितना बचा पीछे, 0.4 मीटर फ्रॉम 12 कूलम चार्ज। ठीक है भाई साहब, तो आप दोनों में से किसी भी तरह से इसका आंसर दे सकते हो, वो आपके एग्जामिनर की मर्जी है कि वो 3 कूलम वाले से पूछ रहा है या 12 कूलम वाले से पूछ रहा है। तो अगर मैं अपने इस सिमिलर चार्जेस वाली कहानी को कंक्लूड करता हूं तो हमें ये समझ में आता है कि अगर आपके पास सिमिलर चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो उनके बिटवीन में, बिटवीन नॉट नेसेसरली मींस मिड, बिटवीन मींस उनके दरमियान में नल पॉइंट लाजमी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। जहां मैग्नीट्यूड सेम होगा वहां नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अगर मैग्नीट्यूड जो दोनों चार्जेस है उनका सेम है तो नल पॉइंट मिड में ही होगा। अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग है, एक का ज्यादा एक का कम है, तो छोटे चार्ज के नजदीक आपका नल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है जनाब, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया हो। अच्छा मेरा बेटा, अब आगे हमारे पास इसके अंदर जो अभी हमने देख लिया जो हमारे पास सिमिलर चार्जेस थे, अब लाजमी तो नहीं है हमेशा सिमिलर चार्जेस हो। नल पॉइंट इन केस ऑफ नॉन सिमिलर चार्जेस, भाई नॉन सिमिलर चार्जेस भी तो हो सकते हैं ना आपके पास। नल पॉइंट इन केस ऑफ नॉन सिमिलर चार्जेस, ठीक है मेरे बेटे। अच्छा बच्चे, कोशिश किया करो कि आपको पूरा हफ्ता मिलता है, पूरा हफ्ता मिलता है ना लेक्चर रिवाइज करने के लिए। जब आप मेरी क्लास में बैठा करो तो कोशिश करो उससे आधा एक घंटा पहले ना लेक्चर रिवाइज करो। आप सिर्फ 2 दिन पढ़ो, सैटरडे संडे, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो संडे है उसमें आपने जब मेरी क्लास ले ली, उसके बाद आप किताब से इसको लेक्चर पढ़ो, लेक्चर बनाओ बैठ के। फिर अगले सैटरडे जब मेरी क्लास आ रही है तो उससे पहले आप क्या करो, जो आपके की पॉइंट्स हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लो। आप जब मेरे साथ आगे चलोगे तो आपको पता चलेगा ये पूरी फिजिक्स ना इंटरकनेक्टेड है। जैसे मैंने वेक्टर्स को यहाँ बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, मुझे नहीं पता आप लोगों के इल्म में है ये चीज या नहीं है। जो मेडिकल वाले थे जैसे पिछले सालों में, उनके कोर्स में वेक्टर शामिल नहीं था, तो बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा था वेक्टर्स पढ़ाया ही नहीं जाता। अब आप खुद देखो, वेक्टर्स पढ़ाए बगैर ये सब चीजें करना पॉसिबल नहीं है जो हम करते चल रहे हैं। ठीक है, तो बस चीजों को साथ साथ लेके चलो, बाकी टेस्ट देते रहो साथ साथ, तैयारी अपने आप होती जाएगी, सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है। अब आ रहा है भाई नल पॉइंट इन केस ऑफ नॉन सिमिलर चार्जेस। ठीक है मेरा बेटा, अब ये मान लो हमारे पास एक कोई चार्ज है पॉजिटिव, ये मान लो मेरा बेटा एक कोई चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव। पहली चीज, इनके केस में नल पॉइंट डोंट एग्जिस्ट इन बिटवीन द चार्जेस। जो नल पॉइंट है वो बिटवीन द चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करता, ऑन आइदर साइड पे करता है। वजह अभी आपको समझाएंगे, हर चीज कॉन्सेप्चुअल है। नल पॉइंट विल एग्जिस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द चार्जेस। नल पॉइंट विल एग्जिस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द चार्ज, मिड में नहीं एग्जिस्ट करेगा। मिड से मुराद क्या है मेरी, मिड से मुराद ये है, बिटवीन से मुराद ये है, बिटवीन में कहीं भी नहीं होगा। वजह डिसिमिलर चार्जेस की बात चल रही है। क्यों, क्योंकि मेरे बच्चे डायरेक्शन ही ऑपोजिट नहीं होती मिड में। क्यों, चेक करते हैं, कहीं भी रख के देख लो। मान लो यहां पे मैंने एक कोई पॉजिटिव चार्ज रख लिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रख लिया, कितने भी मैग्नीट्यूड का रखा हो, जो ये नेगेटिव वाला चार्ज है ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है ये इसे अपने पास बुलाएगा। जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो इसे क्या करेगा, वो इसे रिपेल करेगा। भाई ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज रखा हुआ है इसे आप कह लो कि ये है Q3 मिसाल के तौर। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस Q3 को रिपेल करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो इस Q3 को अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन हो गई सेम। चलो सर कोई नेगेटिव चार्ज रख के दिखाएं हमें, नेगेटिव चार्ज रख लिया, मान लो इसे Q4 कह देता हूं। जो ये नेगेटिव वाला चार्ज जो मैंने पर्पल से बनाया हुआ है वो इसे क्या करेगा, वो इसे रिपेल करेगा, क्योंकि ये Q4 नेगेटिव है, वो खुद भी नेगेटिव है, रिपेल करेगा। जो पॉजिटिव वाला है वो क्या करेगा, वो इसे अट्रैक्ट करेगा। तो भाई डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम हो गई। तो नल पॉइंट विल एग्जिस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द चार्जेस, या नल पॉइंट विल नॉट एग्जिस्ट इन बिटवीन द चार्जेस, एंड यू शुड नो द रीजन। भाई फिजिक्स के अंदर ना कोई भी चीज विदाउट रीजन नहीं होती है। तो वो जो बिटवीन द चार्जेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसका रीजन क्या पढ़ा आपने, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि direction of the forces is not opposite,
और आपको ये बात पता है कि जब वेक्टर्स ने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करना है तो उसकी दो कंडीशन है, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन ऑपोजिट, बट द डायरेक्शन इज नॉट ऑपोजिट इन बिटवीन द चार्जेस, दिस इज द रीजन कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब आइदर साइड पे क्यों कर रहा है, क्योंकि आइदर साइड पे डायरेक्शन जो है ना वो आपके पास क्या है, ऑपोजिट है। मैं आपको एक तरफ निकाल के दिखा देता हूँ, चेक कर लो भाई। यहाँ पे मिसाल के तौर पे जनाब, यहाँ पे मैंने कोई चार्ज रख दिया, कोई सा भी चार्ज रख लो, पॉजिटिव रख लिया, इसे Q5 कह रहा हूँ, ठीक है। इसे कह देते हैं ये Q1 है, इसे कहते हैं Q2 है। देखो मेरा बेटा जो Q2 है वो नेगेटिव है, Q2 इस Q5 को क्या करेगा, Q2 इस Q5 को करेगा अट्रैक्ट, क्योंकि Q2 नेगेटिव है, Q5 खुद कैसा है, पॉजिटिव है। Q1 इस Q5 को क्या करेगा, Q1 पॉजिटिव है और Q5 कैसा है, Q5 कैसा है, पॉजिटिव है। तो Q1 पॉजिटिव है, Q5 भी पॉजिटिव है, तो गोया Q1 विल रिपेल Q5, तो हो गई डायरेक्शन ऑपोजिट। इसी तरह आप Q1 के उल्टे हाथ पे भी बनाओगे तो आपको डायरेक्शन कैसी दिखाई पड़ रही होगी, ऑपोजिट पड़ रही होगी। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लो कि इन केस ऑफ नॉन सिमिलर चार्जेस जो नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, इट विल एग्जिस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द चार्ज। अब यहां पे आप लोगों की खुशकिस्मती है कि इसमें सिर्फ एक ही केस है, डिससिमिलर चार्जेस वाला केस है। डिससिमिलर बोल रहा हूं, अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाला केस है। सर इक्वल वाला क्यों नहीं है वो भी बता देते हैं, पहले अनइक्वल वाला समझ लो जो है हमारे कोर्स में। कोर्स में क्या है, एग्जिस्ट यही करता है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, सही है भाईजान। अनइक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर एक मिसाल ले लेते हैं जिससे हम बात को आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं, मैं इसके शॉर्टकट नहीं लिखवा रहा, वो आप ही लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी वरना, ठीक है। तो एक मान लेते हैं हमारे पास 12 कूलम का चार्ज है, एक मान लेते हैं हमारे पास क्या है, -3 कूलम का चार्ज है, ठीक है मेरा बेटा। और हमारे पास क्या सूरत हाल है कि ये हमारे पास है, और वही दरमियान में जो मैंने डिस्टेंस लिया हुआ है, ये इसको इस तरह नहीं बनाते बल्कि एक मिनट, ठीक है बेटे। ये हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ना ये है अपना ये मान लो इस तरह से हमारे पास कुछ कहानी है। यहाँ पे हमारे पास एक जो है ना वो है, एक 12 कूलम का चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक 3 कूलम का चार्ज है, ठीक है मेरा बेटा। इसको आपने कह दिया Q1, इसे आपने कह दिया Q2, और आपको कह रहे हैं आपके पास एक 1 कूलम का चार्ज है। एक कितना चार्ज है आपके पास, एक 1 कूलम का चार्ज है, और आपने उस 1 कूलम के चार्ज को नल पॉइंट पे रखना है, ऐसी जगह पे रखना है जहां क्या एग्जिस्ट करे, नल पॉइंट। तो एक बात तो क्लियर हो गई, नल पॉइंट इनके बिटवीन में कहीं नहीं होगा, आइदर साइड पे होगा। आइदर साइड का मतलब हो गया 12 कूलम के लेफ्ट साइड पे हो सकता है या 3 कूलम के राइट साइड पे हो सकता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि नल पॉइंट हमेशा कहां एग्जिस्ट करता है, छोटे चार्ज के करीब। तो छोटा चार्ज कौन सा है, 12 और 3 में से 3 वाला, तो यहां होगा नल पॉइंट, ठीक है, यहां होगा मेरा बेटा नल पॉइंट। तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के केस में मतलब देखो, जब आपके पास डिसिमिलर चार्जेस है ना तो इनके दरमियान में तो नहीं है, ये बात आपको क्लियर है। और अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाला केस है आपका, तो इसमें कहां होगा, छोटे चार्ज के नजदीक होगा हमेशा। रीजन मैंने ऊपर पूरा बता दिया था। छोटे चार्ज के नजदीक जाने से क्या होगा कि भाई देखो, जो आपका बड़ा चार्ज है उससे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसकी फोर्स कम हो रही है, जो छोटा चार्ज है उससे डिस्टेंस कम हो रहा है तो उसकी फोर्स क्या हो रही है, ठीक है। देखो बड़े चार्ज से फासला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो उसकी फोर्स कम हो रही है, छोटे चार्ज से फासला कम हो रहा है तो उसकी फोर्स क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे मेरा बेटा कि छोटे चार्ज के नजदीक होगा, ठीक है मेरा बेटा। अब हमारे पास क्या कहानी है, यहां पे हमने मान लिया कि ये नल पॉइंट है, मैंने 1 कूलम के चार्ज को यहाँ पे रख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस मान लूं तो जनाब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, मान लो y डिस्टेंस हो गया। और अगर मैं 12 कूलम वाले चार्ज से मान लूं डिस्टेंस, तो भाई ये जो इनके दरमियान का डिस्टेंस है वो मुझे गिवन है कितना है, 0.6 मीटर है, ठीक है मेरा बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 प्लस y। देखो y क्या चीज है, y है 3 कूलम से लेके उस पॉइंट तक का फासला जिसे मैंने नल पॉइंट कहा हुआ है, मैंने इसको नल पॉइंट कहा हुआ है, ठीक है, इसे मैंने नल पॉइंट कहा हुआ है। तो 3 से लेके वहां तक का फासला इस y, 12 से लेके वहां तक का फासला कितना है, 0.6 प्लस y हो गया। अब कॉन्सेप्ट आपके पास बिल्कुल सेम चलेगा, भाई नल पॉइंट है, नल पॉइंट के ऊपर आपके पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है, सेम होता है जनाब, ठीक है। मैग्नीट्यूड किस किस का सेम होगा, जो फोर्सेज लग रही है उनका सेम होगा। एक है F1, ये फोर्स लगा रहा है 1 कूलम के ऊपर, एक है F2 लगा रहा है, यानी कि 3 वाला लगा रहा है, सेम कर दिया आपने। के आ गया F1 के लिए एक चार्ज आ गया आपका 12 कूलम, फोर्स किस पे लग रही है, 1 कूलम पे, और 12 से लेके 1 कूलम वाले तक का फासला कितना है अपने पास, 0.6 प्लस y, और ऊपर क्या आ गया मेरे बेटे, होल स्क्वायर आ गया। F2 के लिए फिर यहाँ पे के आ गया, और साथ में क्या आ गया आपके पास, कौन लगा रहा है, 3 कूलम वाला लगा रहा है, किस पे लग रही है, 1 वाले पे लग रही है।
और जनाबे वाला जो दरमियान का आपका डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है आपके पास, वाई स्क्वायर। के से के क्या हो गया, मर गया। ये जनाब हो गया 12, 12 डिवाइड बाई 3 हो गया। ये हो गया आपके पास 0.6 प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर आ गया। 3 से आपने से कैंसिल किया तो 3 4 का क्या हो गया, 12 हो गया। अब मेरा बेटा अगर आप इसको दोनों तरफ से अंडर रूट लेते हो, अंडर रूट 4 विल बी इक्वल टू 0.6 प्लस वाई होल डिवाइड बाय क्या आ गया, वाई आ गया। 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। 0.6 प्लस वाई अपॉन में क्या आ गया, वाई आ गया। वाई को वहां भेज देंगे, 2y माइनस का y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.6, विच मींस y कितना आ रहा है मेरा बेटा, 0.6 मीटर आ रहा है। और y था क्या, y आपके पास था 3 कूलम वाले चार्ज से फासला। तो आपने क्या निकाला मेरे बच्चे, आपने ये निकाला कि आपके पास 0.6 मीटर फ्रॉम -3 कूलम चार्ज आपके पास वो पॉइंट आ रहा है जहां पे आपके पास क्या हो रहा है, जहां पे आपके पास नल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, सिमिलरली 12 कूलम वाले चार्ज से कितना होगा, 0.6 प्लस 0.6 यानी कि 1.2 मीटर फ्रॉम 12 कूलम वाला चार्ज होगा, जिसपे जाने के बाद आपका क्या एग्जिस्ट कर रहा है मेरा बेटा, नल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मेरे बेटे मैं उम्मीद करता हूं यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है वो सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, अच्छा मेरा बेटा अब हमारे पास ना, हमारे पास जो डिसिमिलर चार्जेस होते हैं, हमारे पास जो डिसिमिलर चार्जेस होते हैं ना मेरे बच्चे, डिसिमिलर चार्जेस, डिसिमिलर चार्जेस का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इसमें हमने देख लिया कि जो ये तो हमने देख लिया कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले केस के अंदर जो छोटा चार्ज है उसके बराबर में, देखो बिटवीन में तो होता ही नहीं है, आइदर साइड पे होगा। और अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले केस के अंदर जो छोटा चार्ज होगा उसके बराबर में नल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। इक्वल मैग्नीट्यूड में क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा ये मैं बता रहा हूं। इसमें इक्वल मैग्नीट्यूड वाले केस में नल पॉइंट होता ही नहीं है। इसमें इक्वल मैग्नीट्यूड वाले केस में नल पॉइंट कहीं भी नहीं होगा। समझना क्यों नहीं होगा, नल पॉइंट होगा ही नहीं, नल पॉइंट होगा ही नहीं। नल पॉइंट क्यों नहीं होगा ये समझना। देखो बच्चे, नल पॉइंट इसलिए नहीं होगा, देखो समझो, ये मान लो एक पॉजिटिव है, ये मान लो मेरे बच्चे क्या है, नेगेटिव है, और दोनों का मैग्नीट्यूड एक बराबर है। एक बराबर मैग्नीट्यूड का मतलब ये 6 कूलम पॉजिटिव के अंदर है, ये 6 कूलम नेगेटिव के अंदर है। अब देखो, अब देखो मेरा बेटा, अब अगर आप मुझे इसका आंसर करते हो ना तो मुझे खुशी होगी और मुझे लगेगा कि हाँ यार आपको भी कोई चीज समझ में आई है मेरे अलावा। अबे यार एक तो तुम मज़ियत दे दो पहले। देखो हमारे पास सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ये बात हमें पता है कि इनके जो जो ये मेरे पास है ना, इसके अंदर ये जो इनके बिटवीन है, इनके बिटवीन में नल पॉइंट एग्जिस्ट, इनके बिटवीन में नल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। उसका रीजन क्या था, क्योंकि डायरेक्शन ओपोजिट नहीं है। समझ आ गई, डायरेक्शन ओपोजिट नहीं है, समझ आती है। अच्छा, आइदर साइड पे क्यों कर रहा है, यहां पे इस जगह पे क्यों कर रहा था, या इस जगह पे क्यों कर रहा था, क्योंकि यहां पे हमारे पास डायरेक्शन क्या था, ओपोजिट था। इन जगहों पे क्या है, डायरेक्शन ओपोजिट है। यहां भी आपको क्या मिल जाएगा, यहां भी आपको डायरेक्शन ओपोजिट मिल जाएगी, और यहां भी आपको डायरेक्शन ओपोजिट मिल जाएगी। फिर हम क्या कहा करते थे कि आपने छोटे चार्ज के बराबर में जाना है ताकि मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। अब मैग्नीट्यूड सेम का मसला क्या है ये समझना। देखो मेरा बेटा, ये चीज आपसे ना पेपर में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। तो मैं कोशिश करूंगा एक ही बार इसको अच्छे से समझा दूं, कोशिश करना एक ही बार में ये आपको ढंग से अच्छे से समझ में आ जाए। देखो मेरा बेटा, जैसे ही आप मिड पे आते हो ना, जैसे ही आप मिड पे आते हो, ये मान लो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जिसका फासला दोनों तरफ से एक जैसा होता है। अगर यहां से ये फासला आर है तो यहां से भी ये फासला कितना होगा, आर होगा। मिड पॉइंट पे आपके पास क्या होता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है किस किस का, दोनों चार्जेस की वजह से जो यहाँ पे फोर्स लग रही होगी ना वो सेम हो जाएगी। भाई अगर मिड पॉइंट पे मैं मिसाल के तौर पे 1 कूलम का चार्ज रखता हूं, तो उल्टे हाथ से जो 6 कूलम का चार्ज फोर्स लगा रहा है उसका भी प्रोडक्ट 6 × 1 6 है। सीधे हाथ से जो फोर्स लग रही है उसका भी प्रोडक्ट 6 × 1 6 है। उल्टे हाथ और सीधे हाथ का मीडियम भी सेम है, यानी कि के का वैल्यू भी सेम है। जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, यानी कि वो सब चीज भी सेम हो गई। सेट है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इस मिड पॉइंट से, अगर मैं इस मिड पॉइंट से सीधे हाथ की तरफ जाता हूं, सीधे हाथ की तरफ जाता हूं, तो हो रहा क्या है
कि मेरे पास जो राइट साइड वाला चार्ज है इसकी वजह से फोर्स बढ़ती जा रही है, जो लेफ्ट साइड वाला चार्ज है इसकी वजह से फोर्स कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि दोनों एक बराबर है। हाँ, अगर कोई बड़ा अगर कोई छोटा होता और यहाँ पे फोर्स अनबैलेंस होती तो मेरे सीधे हाथ पे जाने पे जो कम होती वो बढ़ जाती है और जो ज्यादा होती है वो कम हो जाती, तो कहीं बैलेंस हो जाती। लेकिन मिड पॉइंट पे मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली है सेम। जब मैं सीधे हाथ पे जा रहा हूं तो जो सीधे हाथ वाला चार्ज है उसकी वाली फोर्स बढ़ती जा रही है और उल्टे हाथ वाले की फोर्स कम होती जा रही है। सिमिलरली अगर मैं उल्टे हाथ पे जा रहा हूं तो सीधे हाथ वाले चार्ज की फोर्स कम होती जा रही है क्योंकि उससे डिस्टेंस बढ़ रहा है, और उल्टे हाथ वाले चार्ज की फोर्स क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, क्योंकि उससे डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो होगा क्या, जैसे ही मैं मिड पॉइंट से आगे पीछे होऊंगा मेरा मैग्नीट्यूड जिंदगी में कभी सेम नहीं हो रहा होगा। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि नल पॉइंट के लिए दोनों कंडीशन का साइमल्टेनियसली ट्रू होना जरूरी था। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। अब मिड पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है। आइदर साइड पे डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड कहीं सेम नहीं हो रहा, इसलिए अन इक्वल मैग्नीट्यूड डिसिमिलर चार्जेस में नल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। और इसके साथ हमारा जो कूलम्स लॉ का टॉपिक है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। जिस टेक्स्ट बोर्ड से आपका दिल करता है इस टॉपिक को उठा के पढ़ लेना, कूलम्स लॉ का टॉपिक आपको हर टेक्स्ट बोर्ड से समझ में आएगा।